हेलो प्यारे मित्रों, देश के नौजवानों, साथियों, सभी का स्वागत अभिनंदन है उत्कर्ष की इस पवित्र धरा पर। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। न्यूटन का गुरुत्व और न्यूटन का जड़त्व मिलकर बनते हैं द्रव्यमान और घनत्व। फैराडे का प्रेरण और प्लांक का क्वांटम मिलकर करते हैं आप सभी का सुस्वागतम, सुस्वागतम। नमस्कार साथियों, दोस्तों, स्वागत अभिवादन है आपका मात्रक व मापन की इस विशेष कड़ी के अंदर। बहुत से प्रश्नों को हम आगाज दे चुके हैं, बहुत से प्रश्न हम कर चुके हैं इस कड़ी में। कुछ विषय के प्रश्न हमारे अभी शेष हैं, उन प्रश्नों को हमें करना है बेहतरीन तरीके से। तो जरा देखिएगा वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं, ध्यान से देखें। मात्रक व मापन की अगर मैं बात करूं, मात्रक और मापन की अगर मैं बात करूं तो आप देखोगे कि हमने इसमें बहुत से प्रश्न किए हैं। और वो प्रश्न कौन कौन से हैं जरा देखिए। मैं कहूँगा हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है हम यहाँ कर चुके हैं, हालांकि यहाँ तक तो हो चुके हैं। ये हो गया था, ये कर लिया, ये भी कर लिया था, ये भी कर लिया था हमने, ये भी हो गया था। पंसारी जी तो हो गए थे, हाँ ये भी हो गया था, ये कर लिया था हमने। ये बेचारा लड़का भूल जाता है लगाना, ये हो गया था, ये भी हो गया, ये दृष्टि रेखा वाला हो गया। अब ये देखो, यहां से हमें करना है, यहां से हमें करना है, यहां से 2.19 से क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। थोड़ा क्वेश्चन टिपिकल है, घुमा हुआ है, घबराओ मत, बहुत इजी गोइंग कर लेंगे सॉल्व इसको हम। 2.19 पाठ्य पुस्तक प्रश्न जो है वो 2.19 हमें क्या सिखाना चाह रहा है, देखिएगा कि समीपी तारों की दूरियां ज्ञात करने के लिए अनुभाग जो है वो 2.3.1 में दिए गए लंबन के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। समीप तारों की दूरियां ज्ञात करने के लिए हमें अनुभाग जो है वो 2.3.1 में दिए गए लंबन के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। सूर्य के परित अपनी कक्षा में 6 महीनों के अंतराल पर पृथ्वी की अपनी 2 स्थानों पर मिलाने वाली आधार रेखा AB है। अर्थात आधार रेखा जो है पृथ्वी की कक्षा का व्यास 3 × 10⁻11 मीटर है। देखो क्वेश्चन में ही सब कुछ है। सूर्य के परित है अपनी कक्षा में 6 महीने के अंतराल पर पृथ्वी की अपनी 2 स्थानों को मिलाने वाली आधार रेखा जो है वो AB है। आधार रेखा की पृथ्वी की कक्षा के व्यास जो है 3 × 10⁻11 मीटर के लगभग बराबर है। लेकिन चूंकि निकटतम तारे भी इतने अधिक दूर हैं कि इतनी लंबी आधार रेखा होने पर भी वे चाप के केवल 1 सेकंड चाप का ही कोटि का लंबन का मतलब कोण है प्रदर्शित करते हैं। कह रहा है खगोलीय पैमाने पर लंबाई का सुविधाजनक मात्रक क्या है, पारसेक है। खगोलीय पैमाने पर लंबाई का सुविधाजनक मात्रक क्या है, वो पारसेक है। यह किसी पिंड की वो दूरी है जो पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी के बराबर आधार रेखा के 2 विपरीत किनारों से माप 1 डबल डैश मतलब सेकंड लंबन प्रदर्शित करती है। मीटरों में 1 पारसेक कितना है? क्या कुछ क्वेश्चन समझ आया? क्या कुछ क्वेश्चन समझ आया? देखिए बहुत इजी है, बहुत इजी है। जस्ट आपके जो ये क्वेश्चन है मित्रों, 2 लाइन का क्वेश्चन है, बड़ा जरूर है। कि समीप तारों की दूरियां ज्ञात करने के लिए हमने 2.3.1 उदाहरण दिया है, उसमें लंबन के सिद्धांत के प्रयोग किया जाता है। सूर्य के परित जो है पृथ्वी अपनी कक्षा में 6 महीने के अंतराल पर पृथ्वी की अपनी 2 स्थान को मिलाने वाली आधार रेखा AB है। ठीक है, अब देखना जरा क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से कहना चाह रहा है कि भाई ये सूर्य के चारों तरफ जो दीर्घवृत्ताकार कक्षा है उसके अंदर मैं कहूंगा ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास मान लीजिए सूर्य देवता है, सूर्यास्त चावड़ा जी मस्त। देखो जरा, ठीक है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि ये जो आधार रेखा है यहाँ पृथ्वी जो है चक्कर लगाएगी ही, पृथ्वी चक्कर लगा रही है।
ये मैं कहूँगा 2 पॉइंट है ए बी। पृथ्वी इसी कक्ष के सापेक्ष क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है। कह रहा है समीप तारों की दूरियां ज्ञात करने के लिए लंबन के सिद्धांत का प्रयोग किया। सूर्य के परित अपनी 6 महीने के अंतराल पर पृथ्वी अपनी 2 स्थानों को मिलाने वाली आधार रेखा ए बी है। ये पृथ्वी इसके चारों तरफ क्या कर रही है, यहाँ पे ये यहाँ से मैं कहूँगा यहाँ से ये चक्कर लगाते हुए चक्कर लगाते हुए चक्कर लगाते हुए कहाँ पहुँच रही है, यहाँ पहुँच रही है। ठीक है। आधार रेखा पृथ्वी के कक्षा का व्यास इतना है। पृथ्वी के कक्षा का व्यास जो है वो d बराबर है 3 × 10⁻11 मीटर। ये है पृथ्वी के कक्षा का व्यास है, लगभग बराबर है। लेकिन चूंकि निकटतम तारे भी इतने अधिक दूर हैं, मतलब जो पास वाले सूर्य जो तारा है वैसे वैसे कुछ तारे और भी हैं, अधिक दूर है कि इतनी लंबी आधार रेखा होने मतलब ए बी होने के बावजूद भी वे चाप के केवल 1 डबल डैश मतलब 1 सेकंड के कोटि का लंबन दर्शाते हैं। मान लीजिए ये कोई तारा है, यहाँ पे ये कोई और तारा है, यहाँ पे कितने चलिए टन 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 दिखाई दे रहा है। ये क्या कर रहे हैं, ये मैं कहूँगा ये जो तारा है मैं कहूँगा ये जो तारा है यहाँ पर, ये जो तारा बन रहा है, ये जो तारा है मेरे पास, देखिएगा मैं कहूँगा ये जो तारा है वो इस सूर्य के साथ जो है कुछ और लंबन दर्शा रहा है, और वो लंबन कितना है मैं कहूँगा थीटा। वो लंबन कितना है, थीटा। पृथ्वी इधर घूम रही है। आधार रेखा पर चाप का केवल 1 डबल डैश मतलब 1 सेकंड का ही ये कोण बन रहा है। 2 थीटा जो दिया गया है, 1 डबल डैश का मतलब है 1 आर्क सेकंड। याद आ रहा है कुछ, बोलो जरा, याद आ रहा है, 1 आर्क सेकंड। ठीक है। कोटि का लंबन दर्शाते खगोलीय पैमाने पर लंबाई का सुविधाजनक मात्रक पारसेक है। हमें दूरी पारसेक दी गई है। यह किसी पिंड की वो दूरी है जो सूर्य तक की दूरी के बराबर आधार रेखा को 2 विपरीत किनारों पर चाप के 1 डिग्री का लंबन प्रदर्शित करते। कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन ने ये बोला है कि ये जो दूरी है ना, कहाँ गया ये वाली, ये जो दूरी है वो एक पारसेक है। ये क्वेश्चन कह रहा है, ये स्टार है, ये दूसरा कोई तारा है, और ये जो दूरी दी गई है वो पारसेक है, ऐसे। ओके। तो अब ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं भाई, कुछ तारे जो है वो सूर्य से अधिक दूरी पर है, कुछ लंबन कोण बता रहे, और वो कोण दिया है 1 आर्क सेकंड का है। और क्वेश्चन ने इशारों में ये बोल दिया कि ये इतने अधिक दूर है कि इतनी लंबी आधार रेखा ए बी होने के बावजूद वे चाप के केवल 1 डिग्री का लंबन दर्शाते हैं। तो अब ये क्या पूछ रहा है, ये हमें कुछ नहीं बताया है। हाँ, बस इसमें ये पूछ रहा है, लगभग बराबर है, इतने अधिक दूर है, इतनी लंबी आधार रेखा पर 1 डिग्री का कोण दर्शाते हैं। तो हमसे ये पूछ रहा है कि कोटि का लंबन दर्शाते खगोलीय पैमाने पर लंबाई का सुविधाजनक मात्रक पारसेक है। यहां से क्वेश्चन अलग हो गया। सुविधाजनक मात्रक पारसेक है, यह किसी पिंड की वो दूरी है जो पृथ्वी से सूर्य तक के बराबर आधार रेखा के 2 विपरीत किनारों पर चाप के 1 डिग्री या 1 डबल डैश का लंबन दर्शाती है। मीटरों में 1 पारसेक कितना होता है, मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो ये दूरी आप निकालोगे ना, ये सिद्ध करो कि ये दूरी पारसेक के बराबर है, मतलब ये कहना चाह रहा है और कुछ नहीं, ये कहना चाह रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए ये दूरी या ये दूरी मान लो ऐसे, ये दूरी या ये दूरी मान लीजिए ऐसे। तो मैंने पिछली कड़ी में भी पढ़ाया था, चूंकि मैं कहूँगा
मैं कहूंगा सूर्य की दीर्घवृत्तीय कक्षा, सूर्य की दीर्घवृत्तीय कक्षा के स्पर्श बिंदु से, स्पर्श बिंदु से, स्पर्श बिंदु से अज्ञात तारों की दूरी, अज्ञात तारों की दूरी माना ऐसे, क्या है ऐसे। तो मैंने पढ़ाया कि tan थीटा या tan 2 थीटा एक ही बात है। tan थीटा बराबर क्या था हमारे पास, d/s, वही फॉर्मूला। तो थीटा बराबर क्या आ गया था, d/s। तो ये कह रहा है एश बराबर क्या हो जाएगा, d/थीटा। क्या यहां तक नहीं आया समझ में, क्या यहां तक नहीं आया समझ में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चूंकि ये जो कोण आ रहा है मेरे पास, कितना कोण आ रहा है, 2 थीटा। 2 थीटा कितना माना है, 1 आर्क सेकेंड। तो हमने ये फॉर्मूले में थीटा तो कल वाले के अकॉर्डिंग, अगली कड़ी, पिछली कड़ी के अकॉर्डिंग लिया था। यहाँ जो कोण है वो है 2 थीटा और क्वेश्चन ने दिया है 1 डबल डैश। 1 डबल डैश का मतलब है आर्क सेकेंड। तो कोण को जब तक रेडियन में नहीं बदलोगे आनंद नहीं आएगा। थीटा डैश बराबर है 2 थीटा बराबर 1 डबल डैश और 1 आर्क सेकंड कितना है, 4.85 10⁻⁻⁴ रेडियन। यही है थीटा डैश, यही है मेरे पास थीटा डैश मित्रों। मैं यहां पर कह दूंगा, मैं यहां पर कह दूंगा ये तो हो गया मेरे 4.85 10⁻⁻⁶ है। ये है 10⁻⁻⁶। ओके, तो अब मुझे S निकालना है। D कितना है, पृथ्वी का व्यास, D है पृथ्वी का व्यास। तो मैं कह दूंगा S इज इक्वल टू d/2 थीटा। ये तो 2 थीटा, थीटा उतना है। D कितना है, 3 × 10⁻, बताओ जरा, (10⁻11), 3 × 10⁻11 और ये 2 है और थीटा यहां पर है 1 आर्क सेकेंड। 1 आर्क सेकेंड का मीनिंग अभी मैंने बोला है, 1 आर्क सेकेंड का मीनिंग मैंने अभी बोला है 3 × 10⁻11, 2 × 1 आर्क सेकेंड का मान कितना है, 4.85 10⁻⁻⁶। क्या ये क्लियर है, क्या यहाँ तक क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये मेरे पास कितना मान आ रहा है, ये आ रहा है एश बराबर 3.08 10⁻31। नहीं आया? कितना आ रहा है? मैं कहूँगा ये जो वैल्यू आ रही है 3 देखो 31 नहीं आएगा, 31 नहीं, यस ये आ रहा है 3.08 10⁻16 मीटर। और तुम्हें पता है इस वैल्यू को 1 पारसेक भी कहते हैं। यही तो सिद्ध करना था, यही तो सिद्ध करना था कि इस वैल्यू को 1 पारसेक कहते हैं। मैं कहूँगा अतः एश बराबर आ गया मेरे पास फिर से वही मान, अतः एश बराबर 1 पारसेक बराबर 3.08 10⁻16 मीटर। क्या यहाँ तक क्लियर है? कितना इजी प्रश्न है, इतना लंबा क्वेश्चन दिया है बस और कुछ नहीं, कंफ्यूज करने के लिए। समझ आ गया? पाठ्य पुस्तक प्रश्न 2.19 में आशा करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। शानदार शानदार शानदार, क्लियर है? ये कह रहा है एक तारा है, वो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ जो है पृथ्वी घूम रही सूर्य के साथ 1 सेकंड का कोण बनाती है। तो अगर कोई वस्तु 1 सेकंड कोण बनाती तो वो दूरी पारसेक होती थी। ये बताना चाह रहा है
कि अगर पृथ्वी का व्यास इतना है तो बताओ वो दूरी पारसेक के बराबर आती है क्या, चेक करना था। तो बस चेक कर लिया हमने, चेक कर लिया। ओके, अब इसमें आओ, जरा 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 देखिएगा देखिएगा। अब हम चल रहे हैं इस प्रश्न के अंदर, जरा देखिए ये क्या कहना चाह रहा है। 2.20 ये कहना चाह रहा है मेरे पास कि हमारे सौर परिवार में निकटतम तारा जो है ना वो 4.29 प्रकाश वर्ष दूर है। हमारे सौर परिवार में या हमारे सौर परिवार से निकटतम जो तारा है वो 4.29 प्रकाश वर्ष दूर है। पारसेक में ये दूरी कितनी है बताओ जरा। यह तारा अल्फा सेंटोरी नामक, ये तारा जो है कितनी बताना है, अल्फा सेंटोरी नामक जो ये तारा है तब कितना लंबन दर्शाएगा जब इसे सूर्य के परित अपनी कक्षा में पृथ्वी के 2 स्थानों से जो 6 महीने के अंतराल पर है देखा जाएगा। मतलब इसमें कोण भी पूछ रहा है और बताना है कि सौर परिवार में निकटतम तारा इतने प्रकाश वर्ष दूर है, दूरी भी पूछ रहा है कि प्रकाश वर्ष को पारसेक में कैसे बदलोगे। पहले तो आप इस क्वेश्चन को यहीं तक रखो, यहीं तक रखो। क्या कह रहा है, मैं कहूंगा अल्फा सेंटोरी तारे की दूरी कितनी है, 4.29 प्रकाश वर्ष। अल्फा सेंटोरी तारे की जो दूरी है वो है 4.29 प्रकाश वर्ष। पारसेक में ये दूरी कितनी है हमें पूछ रहा है, पारसेक में ये दूरी कितनी है। मतलब अभी जो दूरी दी है मान लीजिए वो s बराबर है 4.29 प्रकाश वर्ष। कितने चलिए देखिए, आप जानते हो एक प्रकाश वर्ष बराबर है 9.46 10 की पावर 15 मीटर। ठीक है, सवाल पहुंच गया है मीटर में। प्रकाश वर्ष को मीटर में बदला जा रहा है, कैसे बदलूंगा। तो मैं कहूंगा एक प्रकाश वर्ष में इतने मीटर है तो 4.29 में कितने मीटर होंगे जरा देखिए। मैं कहूंगा अतः s बराबर हो गया 4.29 1 Ly। s बराबर हो गया 4.29 1 Ly तो है 9.46 10 की पावर 15। ओहो देवा, यस 10 की पावर मैं कहूंगा 15 मीटर। कितना आएगा ये आंसर। तो ये अगर मैं बात करूं तो कितना आ रहा है, 9 चौके 36, तो लगभग 37-38 आ रहा है क्या, चेक करो फटाफट। खैर मेरे पास जो s बराबर आया है 4.29 9.46 10 की घात 15 मीटर आ गया। हमें ये दूरी मीटर में नहीं मांग रहा है, क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि ये दूरी पारसेक में कितनी है। लो देखो जरा, मैं कहूंगा एक पारसेक बराबर है मेरे पास 3.1 10 की घात 16 मीटर। तो मैं कहूंगा एक पारसेक बराबर है 3.1 10 की घात 16 या 15 कर दूं 31 इंटू 10 की घात 15 मीटर। तो 1 मीटर कितना हो जाएगा, एक पारसेक
1 पारसेक बट्टे 31 10 की घात 15। नहीं आया समझ में? जरा 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 नहीं आया? क्यों ना ये 1 मीटर वाला मान मैं यहां रख दूं एस में, तो जैसे 1 मीटर के यहां पर रखूंगा मित्रों तो पूरी वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पारसेक में। मैं कहूंगा अतः एस कितना आया? एस बराबर जो आ रहा है 4.29 9.46 4.29 9.46 10 की पावर 15 बट्टे में है 31 10 की घात 15। क्या आ रहा है ये मेरे पास? ये मेरे पास आ रहा है 1 पारसेक। समझ आया कि नहीं आया? क्या ये क्लियर है? मेरे पास ये पूरा का पूरा आंसर किस में बदल गया है? पारसेक में। और ये कितना पारसेक आ रहा है? मैं कहूँगा ये जैसे ही मैं सॉल्व कर रहा हूँ मेरे पास आ रहा है एस बराबर 1.32 पारसेक। क्या इतना क्लियर है? कितना आ रहा है? 1.32 पारसेक। ओके, तो पहला प्रश्न तो खत्म हो गया कि पारसेक में ये दूरी कितनी है। हमने पारसेक में 1.32 पारसेक हम लेकर आ गए। ये तारा जिसका नाम अल्फा सेंटोरी नामक है कितना लंबन प्रदर्शित करेगा जब इसे सूर्य के परितपनी कक्षा में पृथ्वी के 2 स्थानों से 6 महीने के अंतराल से देखा जा रहा है। आप ये जानते हो कि जो बी पार्ट क्वेश्चन कह रहा है वो ये कहना चाह रहा है, क्या है? ये है मित्रों दीर्घवृत्तीय कक्षा। ये है दीर्घवृत्तीय कक्षा। ये है सूर्य देवता इसकी नाभि पर, सूर्य अस्त चावड़ा जी मस्त। ये है मेरे पास सन। खच 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 खच। क्लियर? यहां पर जो है ये पृथ्वी जो है घूर्णन कर रही है, मास ऑफ प्लैनेट। आप देखोगे इसको जो अल्फा सेंटोरी तारा है इसको यहां से देखना है और ये पृथ्वी के 2 स्थानों से यहां से ले रहे हैं। ये ए है और ये क्या है? बी है। हमें इसका व्यास भी चाहिएगा। अभी हमें ये कोण पूछ रहा है, थीटा पूछ रहा है। हमें ये कोण थीटा पूछ रहा है और ये दूरी पता है आपको कितनी होती है? ये पारसेक में होती है। ये दूरी जो है 1 पारसेक, ये एस है। ये दूरी एस है। डी हम जानते हैं और चाहिए क्या? थीटा ही तो चाहिए। तो अभी पीछे फॉर्मूला पढ़ाया था कि इस दूरी को निकालने का क्या तरीका है। इस दूरी को निकालने का क्या तरीका है जरा सुनिए। मैं कहूँगा इस दूरी को कैसे निकाले? हमें थीटा चाहिए तो मैं कहूँगा थीटा इज इक्वल टू डी बाई एस। नहीं आया? कौन है जिसको नहीं आया? कौन है जिसको नहीं आया मुझे बताओ। अब थीटा चाहिए मुझे, डी कैसे लाऊंगा बताइए, जल्दी से बताओ कैसे लाऊंगा मैं डी। कैसे लाऊंगा जरा देखो। तो अब मुझे यहां पर आप देख रहे हो डी का मतलब क्या है कि जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी मित्रों सूर्य की दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमती है तो सूर्य उसकी नाभि में उपस्थित होता है। नाभि का मतलब है बीचों बीच में। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो होती है वो है खगोलीय मात्रक 1 AU। कितना है? 1 AU है, 1 खगोलीय मात्रक दूरी है।
मतलब अगर ये मान लो मिड सेंटर है तो यहां से यहां तक एक AU है, तो क्या पृथ्वी इधर नहीं जाएगी? जाएगी। क्वेश्चन ने खुद ने बोला है 6 महीने के लगातार अंतराल से देखा जा रहा है, मतलब एक पॉइंट इधर से एक बार इधर पॉइंट से, तो ये एक AU प्लस एक AU 2 AU, ये है S, थीटा चाहिए, तो मैं कह दूंगा थीटा बराबर हो गया 2 AU/S। ओके, तो AU का मतलब है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, तो 2 × 1.5 10⁻11। और अगर आप नहीं भी करते ना, 3 × 10⁻11 लेते तो भी व्यास ही आता पृथ्वी का, ऐसे भी कर सकते हैं। S कितना है? सवाल है कि S कितना है। तो अगर मित्रों S की मैं बात करूं तो S कितना दिया है मेरे पास? S दिया है 1.32 पारसेक। पर कोण तो पारसेक में नहीं आएगा, कोण तो सेकंड या रेडियन में आएगा। तो मुझे ये बताओ, मुझे पारसेक को बदलना पड़ेगा। 2 × ये हो गया 1.5, तो हो गया 3 10⁻11, ये हो गया 1.32, और एक पारसेक का मान 3.1 10⁻16 मीटर। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास कोण आएगा, और वही कोण मुझे मापना है, वही कोण मापना है। वो मेरे पास आ रहा है, वो मेरे पास आ रहा है, जल्दी बताएं मुझे, 7.37 10⁻⁻6 रेडियन। टिपिकल है, थोड़ा सा क्वेश्चन टेढ़ा है, पर हम पढ़ चुके हैं ये फॉर्मूला, थीटा बराबर D/S। 2 AU लेवो या पृथ्वी का व्यास लेवो, बात एक ही है क्योंकि पृथ्वी चक्कर लगा रही है। तो 2 × 1.5 10⁻11 मीटर कर दो। अब ये ऊपर मीटर है, नीचे पारसेक है, तो मीटर मीटर कटेगा नहीं, नहीं कटेगा तो ये रेडियन में आएगा नहीं। पारसेक को मीटर में लाया, मीटर मीटर कट गया, किस में आंसर आ गया? 7.36 10⁻⁻6। विमाहीन है, मात्रकहीन नहीं। तो क्वेश्चन तो बड़ा ही धांसू था मित्रों, हमने क्वेश्चन को कर लिया धीरे धीरे अभ्यास के माध्यम से, ये हो गया डन। क्या मैं आगे बढ़ूं? शानदार प्रश्न। टा 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 टा, ये आओ जरा, क्या कहना चाह रहा है? 2.21 क्या कहना चाह रहा है? ये कह रहा है कि भौतिक राशियों का परिशुद्ध मापन जो है विज्ञान की आवश्यकताएं हैं। भौतिक राशियों का परिशुद्ध मापन जो है विज्ञान की आवश्यकताएं हैं। उदाहरण के लिए किसी शत्रु के लड़ाकू जहाज की चाल सुनिश्चित करने के लिए बहुत ही छोटे छोटे समय अंतराल पर इसकी स्थिति का पता लगाने की कोई यथार्थ विधि होनी चाहिए। सही बात है। द्वितीय विश्व युद्ध में रडार की खोज के पीछे वास्तविक प्रयोजन यही था। ये क्वेश्चन कुल मिला के ये कहना चाह रहा है कि ये जो पेन खोजा गया, ये जो माइक खोजा गया है, इसके पीछे कोई भौतिक प्रयोजन है कि इस माइक की खोज इसीलिए हुई कि आगे भविष्य के अंदर उत्कर्ष संस्थान के अंदर इस माइक को चावड़ा सर लेकर विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे। ऐसा ये क्वेश्चन कल्पना भरे जीवन में शब्दों में कह रहा है। कह रहा, उदाहरण दे रहा है, एक शत्रु के लड़ाकू जहाज की चाल हमें बताने के लिए बहुत से छोटे छोटे अंतराल पर इसकी स्थिति का पता लगाने के लिए कोई यथार्थ विधि होनी चाहिए। बिल्कुल यथार्थ विधि है, डॉपलर प्रभाव से हम उसकी जहाज की स्थिति पता करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध से रडार हमारे सामने आया है। आधुनिक विज्ञान के उन भिन्न उदाहरणों को सोचिए जिनमें लंबाई है, समय है, द्रव्यमान है आदि के परिशुद्ध मापन की आवश्यकता होती है। अन्य जिस किसी विषय में भी आप बता सकते हैं, परिशुद्धता का मात्रात्मक धारणा दीजिए। मतलब ये कह रहा है कि द्रव्यमान है, लंबाई, समय है, इनके कुछ उदाहरण मुझे बताओ जिनमें वास्तव में हम कहेंगे इस प्रयोजन के पीछे इनका मूलभूत हाथ है। तो देखो, द्रव्यमान की अगर मैं प्रयोजन की बात करूं कि जहां द्रव्यमान के द्वारा मापन की आवश्यकता है, तो वो क्या है? अगर मैं द्रव्यमान के विशेष प्रयोजन की बात करूं तो वो क्या है, जरा सुनिए। द्रव्यमान के बारे में अगर मित्रों में बात करूं
तो हम ये पढ़ेंगे कि भाई परमाणु भट्टी है, नाभिकीय रिएक्टर है, उसके अंदर हम कहते हैं कि वास्तविक नाभिकों का द्रव्यमान मूल नाभिक के द्रव्यमान के तुल्य नहीं, इसलिए द्रव्यमान शक्ति हो रही। पर वो द्रव्यमान शक्ति कितनी है, कितनी वहां ऊर्जा बनी है, ऊर्जा का उत्पादन कितना हुआ है, इसके बारे में अभी भी अपन को पूरी यथार्थ वैल्यू नहीं है मालूम, उसकी यथार्थ वैल्यू हमें पता नहीं है। तो उस द्रव्यमान को हम इस उदाहरण के माध्यम से कि नाभिकीय रिएक्टर में उत्पादन क्षमता में और कैसे वृद्धि की जा सकती है, उत्पादन क्षमता कितनी है, उसको यथार्थ रूप से मापने की उसमें आवश्यकता है, अभी भी आवश्यकता है। मतलब वो ऐसे हम कहते हैं ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, अभी भी उसमें यथार्थ मापन की आवश्यकता है। क्या इतनी ही ऊर्जा बाहर निकलती है, क्या इतने किलोग्राम ही ऊर्जा बाहर निकलती, क्या, तो अभी भी उसमें यथार्थ मापन की आवश्यकता है। तो मैं कहूँगा नाभिकीय रिएक्टर में, नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में प्राप्त, नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में प्राप्त ऊर्जा, प्राप्त ऊर्जा अथवा उत्पादन क्षमता, मैं कहूँगा अथवा उत्पादन क्षमता के मापन में अभी भी यथार्थता शेष है, अभी भी यथार्थता मैं कहूँगा शेष है। क्या ये समझ आया? मैं कहूँगा नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में जो प्राप्त ऊर्जा अथवा उत्पादन क्षमता है उसके मापन में अभी भी यथार्थता शेष है। ये तो आ गया द्रव्यमान। लंबाई में कैसे आएगा देखिए, मैं कहूँगा लंबाई में क्या है जरा सुनिए। अगर मैं लंबाई की बात करूं तो लंबाई में ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें अभी भी यथार्थ की आवश्यकता है मुझे? देखो, लंबाई का मतलब है डायमेंशन, उसका व्यास, उसका आकार। तो जो लेजर तकनीक हम काम में लेते हैं कैंसर की गांठ या कैंसर के ट्यूमर के उपचार के लिए हम उसको काम में लेते हैं, तो उसके अंदर अभी भी उस गांठ का, उस ट्यूमर के व्यास को, उसके आकार को अभी भी सुनियोजित नहीं किया गया है। तो अभी भी हम कहेंगे लंबाई के मापन में वहां पर अभी यथार्थ मापन की हमें आवश्यकता है कि उस ट्यूमर की गांठ का साइज क्या है, आकार कितना है। तो इस तरह से हम लंबाई के मापन में यथार्थ अनुभव कर सकते हैं। मैं कहूँगा लेजर तकनीक द्वारा, मैं कहूँगा लेजर तकनीक द्वारा, लेजर तकनीक द्वारा क्या कर सकते हैं? लेजर तकनीक द्वारा कैंसर की ट्यूमर, मैं कहूँगा लेजर तकनीक द्वारा कैंसर की ट्यूमर के आकार के मापन, आकार के मापन में अभी भी यथार्थ, आकार के मापन में अभी भी यथार्थ मापन की आवश्यकता है। कित्थे चलिए, कित्थे चलिए, नहीं आया क्या? बहुत बढ़िया। अब किस में है मुझे बताओ? समय, समय को कहाँ रॉकेट में ले जाऊं? कहाँ जरूरी है बेचारे समय को? बताओ। समय के अंदर मैं कहूँगा अगर मैं समय की बात करूं तो मित्रों, जैसे हमारे उपग्रह है, रॉकेट है,
उनके लॉन्चिंग का समय क्या रहेगा, या वो कौन से समय पर कब वहां से विच्छेदित होगा, कब लौट कर आएगा। तो उपग्रह को उचित तकनीक के साथ लॉन्च करने तक की प्रक्रिया के अंदर मैं यहाँ पर कहूँगा कि हमें एक यथार्थ समय के मापन की आवश्यकता है कि रॉकेट का प्रक्षेपण समय कितना है। क्लियर? तो जरा सुनिएगा, मैं यहाँ पर कहूँगा उपग्रह एवं रॉकेट के सफल प्रक्षेपण, उपग्रह एवं रॉकेट के मैं कहूँगा सफल प्रक्षेपण के लिए समय के यथार्थ मापन की आवश्यकता है। जरा देखिए, यथार्थ मापन की क्या है, आवश्यकता है। देखो जरा, तो अब आप कहोगे सर यही उदाहरण आपने क्यों लिए, क्योंकि मैंने भी किसी किताब में यही पढ़े हैं मित्रों। अब मुझे क्या पता कि कहाँ पर सही समय नहीं मापा जाता है, वहाँ पे द्रव्यमान में अभी भी ये कमी है, ये सही करनी चाहिए। ये क्वेश्चन कह रहा है, उसका जवाब देना। ऐसी जरूरी नहीं है कि उपग्रह हो, प्रक्षेपण हो, ये भी एक समय की यथार्थ मापन की आवश्यकता है। ऐसे कई ऐप है जिसमें मित्रों मैं बोलता हूँ, सुनाई 2 मिनट बाद में देता है। क्लियर? तो जैसे मान लो YouTube पर कोई क्लास होती है तो भी देखो रियल टाइम के ऊपर जो समय का गैप रहता है। ऐसी कई एप्लीकेशन है जहाँ पे हमें जो है सिग्नल धीमे मिलता है, उसमें समय डिले रहता है, मतलब सिग्नल के अंदर डिले रहता है। तो जो हमें सूचना जिस समय पर एट इंस्टेंट मिलनी चाहिए, तात्क्षणिक रूप से वो नहीं मिलती। इसका मतलब उनमें अभी भी यथार्थ मापन की आवश्यकता है। तो ये ऐसे कुछ उदाहरण छांट के आपको लिखने, सिंपल है, डन। ओके, चलिए 2.22 क्या कहना चाह रहा है, ये देखो एक और आ गया। अब इसमें मुझे और ऐसे कुछ फेंकने पड़ेंगे। देखो पैंतरे, वो क्या है, पाठ्य पुस्तक प्रश्न 2.22 हमें क्या सिखा रहा है। ये कह रहा है कि जिस प्रकार विज्ञान में परिशुद्ध मापन आवश्यक है, बिल्कुल विज्ञान तो बिल्कुल सटीक मापन पे चलती है, उसी प्रकार अल्प विकसित विचारों तथा सामान्य प्रेक्षणों को उपयोग करने वाली राशियों के स्थूल आकलन कर सकना भी उतना ही आवश्यक है। कह रहा है कि जिस तरह से विज्ञान में परिशुद्ध मापन की जरूरत होती है, उसी प्रकार जो अल्प विकसित विचार है, मतलब जो सामान्य फिजिक्स के आइडियाज है वो, और सामान्य जो प्रेक्षण है, प्रेक्षणों के उपयोग करने वाली राशियों के स्थूल आकलन कर सकना भी उतना ही महत्वपूर्ण। सही बात है, जो सामान्य विचार है, कुछ स्थूल राशियां, उनके द्रव्यमान, उनके घनत्व का भी सटीक मान करना उतना ही आवश्यक है। उन उपायों को सोचिए जिनके द्वारा आप निम्नलिखित का अनुमान लगा सकते हैं। जहां अनुमान लगाना कठिन है वहां राशि की ऊपरी सीमा पता लगाने का प्रयास कीजिए कि भाई लगभग इतना ठीक है, मतलब ऊपरी सीमा तक, यहाँ तक होगा तो भी चला लेंगे। तो बताना है कि क्या ये किस अनुमान के अकॉर्डिंग सही है। ऐसा हमें प्रश्न कह रहा है कि मानसून की अवधि में भारत के ऊपर वर्षाधारी मेघों का कुल द्रव्यमान। लो, अब आप हमें बताओ कि मानसून की जब अवधि होती है तो भारत के ऊपर जो वर्षाधारी मेघ होते हैं उनका कुल द्रव्यमान कितना है। हमें द्रव्यमान उन, वो भी किनका, बादलों का। ओ देवा 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 देवा, देखो मानसून की अवधि में भारत के ऊपर जो वर्षाधारी मेघ है उनका कुल द्रव्यमान, हमें द्रव्यमान निकालना है। तो पहले मुझे ये बताओ, पहले मैं ये पता करूंगा कि भारत के अंदर कुल बारिश कितनी हुई है, फिर मैं कहूंगा जहां जहां बारिश हुई उस भाग का क्षेत्रफल कितना है, और क्षेत्रफल हुआ है, क्षेत्रफल कितना, उसके बाद मैं पता करूंगा कि यहाँ पर पानी का आयतन कितना है। भाई मुझे द्रव्यमान लाना है, द्रव्यमान बराबर आयतन इंटू घनत्व। आयतन में दो राशियां हो गई मेरे पास, क्या,
दो राशियां होगी, क्षेत्रफल इंटू लंबाई और घनत्व। तो मैं कहूंगा वर्षाधारी मेघों का कुल द्रव्यमान लाना है तो सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा बारिश की मात्रा कितनी है, मतलब हम कहेंगे घनत्व कितना हुआ है, फिर मैं कहूंगा क्षेत्रफल कितना है, और फिर मैं कहूंगा कि जो बारिश हुई है उसमें मात्रा कितनी थी या पानी का, मैं कहूंगा पानी की जो बारिश हुई है वो कितने क्षेत्रफल में हुई है, उसका घनत्व कितना है। तो कुछ भी नहीं है, मैं कहूंगा इसको हम सीधा लिखते हैं, वर्षाधारी मेघों का घनत्व, ये द्रव्यमान, यही पूछा है। जरा सुनिए, अनुमान ही तो लगाना है, मेघों का कुल द्रव्यमान बराबर क्या होगा, आयतन इंटू घनत्व, यही होगा। आयतन को लिखना है, मैं कहूंगा लंबाई इंटू क्षेत्रफल इंटू घनत्व। घनत्व किसका होगा, बारिश के पानी का। लंबाई का मतलब ये है कि सिंचित वर्षा की मात्रा, या मैं कहूंगा मैं यहाँ पर कहूंगा लंबाई का मीनिंग यहाँ पर होगा मित्रों, लंबाई का मीनिंग यहाँ पर होगा कि औसत वर्षा जो है कितने क्षेत्रफल में हुई है, कितनी दूरी तक हुई है। तो मैं कहूंगा पहले हो गया औसत वर्षा, फिर क्षेत्रफल का मीनिंग क्या होगा, क्षेत्रफल का मीनिंग यहाँ पर ये है, क्षेत्रफल का मीनिंग ये है कि भारत के ऊपर पूरे के ऊपर मेघ है, भारत के ऊपर पूरे के ऊपर जो है वर्षाधारी मेघ है, तो भारत के कितने क्षेत्रफल पर बारिश हुई, औसत बारिश होगी वो ले ली। मैं कहूंगा भारत का वह क्षेत्रफल जहां बारिश औसतन रही, जहां बारिश क्या रही है, औसतन रही है, एक तो ये ले लो। और घनत्व किसका लोगे, बारिश के जल का घनत्व। आया समझ में। इस प्रकार हम पहला पॉइंट सॉल्व करेंगे, वर्षाधारी मेघों का द्रव्यमान, पहला क्वेश्चन। कैसे कैसे प्रश्न है मित्रों, देखिएगा। चलो ये हो गया। अब देखो दूसरा पॉइंट, किसी हाथी का द्रव्यमान, लो हाथी का द्रव्यमान हाथी का द्रव्यमान जो है वो उत्तोलक विधि के ऊपर है, उससे मापा जाता है। देखिएगा क्या है वो, मैं कहूंगा बी पॉइंट है, हाथी का द्रव्यमान। हाथी का द्रव्यमान कैसे मापते हैं, सुनो। हाथी का जो द्रव्यमान है, मैं कहूंगा किसी हाथी का द्रव्यमान उत्तोलक सिद्धांत द्वारा मापा जाता है। उत्तोलक सिद्धांत द्वारा क्या है, मापा जाता है। सी ऑप्शन क्या कहना चाह रहा है, देखो जरा यस। किसी हाथी का द्रव्यमान तो हो गया, किसी तूफान की अवधि में वायु की चाल। तो देखो वायु की जो चाल होती है वो चक्रवात के बेस पे निकाली जाती है, और चक्रवात बहता है उच्च दाब से निम्न दाब। तो हम कहेंगे ये दाबांतर के कारण वहां वायु की चाल बताई जा सकती है। तो किसी तूफान में अवधि में वायु की चाल वायु दाब के आधार पर निर्धारित की जाएगी। दाब किधर है, कम है ज्यादा है। मैं कहूंगा किसी तूफान की अवधि के दौरान, किसी तूफान की अवधि के दौरान वायु की चाल, वायु दाब
में वायु दाब में अंतर, वायु दाब में अंतर द्वारा प्रेक्षित की जाती हैं। वायु दाब में अंतर द्वारा प्रेक्षित की जाती हैं। क्या ये समझ आया कि किसी तूफान की अवधि के दौरान वायु की जो चाल है वो वायु दाब में अंतर द्वारा प्रेक्षित की जाती है। ठीक है, ये हो गया। फिर किस आपके सिर के बालों की संख्या मेरे सिर में कितने बाल हैं? अनुमान ही तो लगाना, क्वेश्चन खुद ही कह रहा है। देखिए जरा, मैं कहूंगा सिर पर बालों की संख्या, सिर पर बालों की संख्या कैसे निकालूंगा? अगर मुझे सिर पर बालों की संख्या निकालनी है तो पहले सिर का क्षेत्रफल तो पता करूंगा। तो मैं कहूंगा मेरे सिर का क्षेत्रफल कितना है वो, और दूसरी बात यह है कि सिर पूरे का क्षेत्रफल कितना है और मेरे एक बाल का क्षेत्रफल कितना, उतनी जगह वो घेरेगा। तो सिर के क्षेत्रफल में बाल के क्षेत्रफल का भाग दे दूंगा, बालों की संख्या आ जाएगी। तो मैं कहूंगा बालों की संख्या n बराबर हो गई सिर का क्षेत्रफल, सिर का क्षेत्रफल बट्टे सिर का क्षेत्रफल बट्टे एक बाल का क्षेत्रफल। कि सिर पर बालों की संख्या तो सिर का क्षेत्रफल बट्टे एक बाल का क्षेत्रफल। ठीक है। ई क्या कहना चाह रहा है? ई कहना चाह रहा है कि आपकी कक्षा में कमरे में वायु के अणुओं की संख्या, आपकी कक्षा में कमरे में, मैं कहूंगा कक्षा के कमरे में, कक्षा के कमरे में वायु में अणुओं की संख्या कितनी है, हमें इस बारे में बताना है। अणुओं की संख्या जरा देखिए, कक्षा के कमरे में मैं कहूंगा वायु के अणुओं की संख्या कितनी आएगी, हमें वो देखना है। देखो, तो अणुओं की संख्या हम जानते हैं कि एक मोल में अणु तो अवोगाद्रो संख्या के बराबर होते हैं, पर सवाल है उसी कक्षा में, उसी कमरे में, तो उस कमरे का आयतन ले लो, उस कमरे का आयतन ले लो, उस कमरे के आयतन के अंदर एक मोल में अणुओं की संख्या कितनी है भाग दे दो और अवोगाद्रो संख्या से गुणा कर दो, कुल अणु आ जाएंगे। तो मैं कहूंगा वायु में अणुओं की संख्या n बराबर, मैं कहूंगा उस कक्षा का आयतन, मैं कहूंगा उस कक्षा का आयतन बट्टे में क्या होगा, उस कक्षा का आयतन और बट्टे में क्या है मेरे पास, उस कक्षा का आयतन बट्टे में कहूंगा एनटीपी पर एक मोल, एनटीपी पर एक मोल गैस का आयतन और इनटू क्या कह दूंगा मैं कह दूंगा अवोगाद्रो संख्या। नहीं आया समझ में? अवोगाद्रो संख्या से अगर मैं गुणा कर दूंगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास अणुओं की संख्या आ जाएगी अवोगाद्रो संख्या। अवोगाद्रो संख्या। क्या ये क्लियर है? चलिए, तो कक्षा का आयतन बट्टे एनटीपी पर एक मोल गैस का आयतन इंटू अवोगाद्रो संख्या हमें कह रहा है कक्षा के कमरे में वायु में अणुओं की संख्या कितनी है। तो इस तरह से मैं कक्षा के कमरे में वायु में अणुओं की संख्या ले आऊंगा। कौन है जिसको ये नहीं आया? बेहतरीन।
2.22 प्रश्न जिसका अनुमान लगाने को बोला हमने कर लिया। आओ 2.23 ये क्या कहना चाह रहा है, जरा जरा ये बताओ ध्यान से, क्या है देखो, ध्यान से पढ़िए। जरा देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन हमें कह रहा है मित्रों, ये कह रहा है कि सूर्य एक उष्म प्लाज्मा आयनीकृत पदार्थ है, बिल्कुल है, जिसके आंतरिक क्रोड का ताप 10⁻7 केल्विन से अधिक है। सही है। जो इनर कोर है सूर्य का, उसका तापमान 10⁻7 केल्विन उससे ज्यादा है, और बाहवीय पृष्ठ का ताप जो है वो 6000 केल्विन है। इतने अधिक ताप पर कोई भी पदार्थ ठोस या तरल अवस्था में नहीं रह सकता। ये अब प्रश्न उठा है कि इतना ज्यादा ताप है तो कोई भी पदार्थ ठोस या तरल अवस्था में नहीं रह सकता। आपको सूर्य का द्रव्यमान घनत्व किस परिसर में होने की आशा, आपको क्या लगता है? द्रव्यमान घनत्व का मतलब सूर्य का घनत्व किस कोटि में है? क्या ये ठोसों में है, क्या ये तरल में है, क्या गैस के घनत्व के परिसर में? आपको कुल मिला के सूर्य का घनत्व निकलवाना चाह रहा है, फिर चेक करके बताने कि वो किस कोटि में आता है। तो वो तो जो वैज्ञानिक कहेंगे मैं भी वही बताऊंगा। ठीक है, आपका क्या यह आपका अनुमान सही है? तो इसकी जांच आप निम्न आंकड़ों के आधार पर कर सकते हैं कि भाई ये ठोसों में आएगा, गैस में आएगा, किस में आएगा। सूर्य का द्रव्यमान हमें दिया गया है, सूर्य अस्त, चावड़ा जी मस्त। सूर्य का द्रव्यमान है हमारे पास 2.010 kg। ठीक है, सूर्य का द्रव्यमान है 2.010 kg, और सूर्य की त्रिज्या कितनी है? जरा 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 सूर्य की त्रिज्या है मेरे पास 7 × 10⁸, 7.010 मीटर। ये क्या आपका अनुमान सही है? तो पहले अनुमान तो छोड़ो त्रिज्या दी हुई है, सूर्य का आयतन निकालो। मैं कहूंगा सूर्य का आयतन कितना आएगा, देखिए सूर्य का आयतन कैसे आएगा? V बराबर 4/3 πr³। तो V बराबर 4/3 पाई का मान रखो ना, 4/3 × 3.14। R कितना है? R ये रहा 7 × 10⁸ का होल क्यूब। ठीक है, मेरे पास V बराबर आ गया 4/3, 3.14। फाइनली जो आया है 7 का क्यूब कितना आ रहा है, देखिए 7 7 7 का ये क्यूब आ गया, और 8 × 24, 10⁻24। क्या यहाँ तक ये क्लियर है? शानदार शानदार शानदार, यहाँ तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास ये आयतन जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? हालांकि मित्रों वैसे भी कट जाएगा ये, मैं इसको यूं लिख देता हूं, 4 पाई 7 का क्यूब × 24 × 10⁻, हो गया 24/3। ये तो आयतन आ गया। हमें सूर्य के घनत्व तक पहुंचना है। क्या कह रहा है?
सूर्य का द्रव्यमान इतना है, त्रिज्या इतनी है, हमें सूर्य के घनत्व तक पहुंचना है। ये तो आयतन आया है मेरे पास केजी बट्टे सॉरी मीटर क्यूब में आयतन है, घनत्व अब आ रहा है, ये तो है आयतन मीटर क्यूब में। मैं कहूंगा अतः सूर्य का घनत्व, सूर्य का घनत्व रो बराबर क्या होगा, द्रव्यमान बट्टे आयतन, जरा 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 द्रव्यमान बट्टे आयतन, रो बराबर m बट्टे वी। m कितना है, m है मेरे पास 2 × 10 की घात 30, m है मेरे पास 2 × 10 की घात 30, ठीक है। और ये है मेरे पास 4 पाई 7 क्यूब 24, मैं कहूँगा ये है मेरे पास 4 पाई 7 का क्यूब 10 की घात 24 और बट्टे में 3। जा काजल जी ले तेरी जिंदगी, कितना आ रहा है, रो इज इक्वल टू बचीड़ 3 × 10 की घात 30 माइनस का 24, ठीक है। 3 × 10 की घात 30 माइनस का 24, यहाँ बच गया 2 पाई और 7 का क्यूब। अगर मैं ये सॉल्व कर रहा हूं तो मेरे पास रो आ रहा है, 1.4 10 की घात 3 केजी बट्टे मीटर क्यूब, रो बराबर है 1.394 आ रहा है, 1.4 लिख दिया है, 10 की घात 3 केजी बट्टे मीटर क्यूब। क्या आइडिया है आपका, क्या आइडिया है मित्रों, मुझे बताओ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो वैल्यू है हमारे पास बिल्कुल सटीक आ रही है, द्रव्यमान जो है वो इतना लिया, तो आपका अनुमान सही है क्या? तो वैज्ञानिकों का ये मानना, मैं कोई अनुमान नहीं लगाऊंगा, वैज्ञानिकों का ये मानना है कि ये जो आया है ना, ये घनत्व जो है ठोसों की कोटि का है। तो कहने का मतलब ये है कि सूर्य का ताप इतना होने के बावजूद भी सूर्य का जो इनर कोर है वो ठोस है, ऐसा हमें अनुमान देखने को मिलता है। मैं कहूंगा चूंकि उपरोक्त सूर्य का घनत्व ठोसों के परिसर में, सूर्य का घनत्व ठोसों के परिसर में समाहित है, ठोसों के परिसर में क्या है, समाहित है, ठीक है। ठोसों के परिसर में समाहित है, यह द्रव एवं गैस परिसर, द्रव एवं गैस परिसर में शामिल नहीं है, द्रव एवं गैस परिसर में शामिल नहीं है। समझ आया कि ये जो उपरोक्त है ये सूर्य का घनत्व ठोसों के परिसर में है, ये द्रव और गैस परिसर में शामिल नहीं है। तो ये क्वेश्चन मित्रों कितना शानदार है कि इतना ताप होने के बावजूद कोई भी पदार्थ ठोस या तरल प्रावस्था में नहीं रह सकता, फिर भी सूर्य रह रहा है। सूर्य का द्रव्यमान घनत्व किस परिसर में होने की आशा है? हम कहेंगे ठोस परिसर में होने की आशा है, ऐसा हमने सिद्ध किया है पाठ्य पुस्तक प्रश्न 2.23 के माध्यम से। क्या इतना समझ में आया? बहुत बेहतरीन प्रश्न, शानदार। तो मित्रों अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न अपन लास्ट में करेंगे। एक क्वेश्चन और रह गया है, मैं इसको करवा देता हूं, फिर अपन इस सभा को विराम देते हैं। देखिए
ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, पाठ्य पुस्तक प्रश्न जो है 2.24 कि जब बृहस्पति ग्रह पृथ्वी से 8247 लाख किलोमीटर दूर होता है तो उसके व्यास का कोणीय माप इतना चाप है। तो बृहस्पति का व्यास बताओ। हाँ, बृहस्पति ग्रह जो है पृथ्वी से इतने लाख किलोमीटर दूर है, व्यास का कोणीय माप जो है इतना है, तो बृहस्पति का व्यास बताओ। आपको क्वेश्चन यूं कह रहा है कि ये बृहस्पति है। जय हो, यह बृहस्पति है और इस बृहस्पति से जो है पृथ्वी भी तारा है, पृथ्वी जो है ग्रह है, ये ग्रह जो है, अरे क्या बात है, ये ग्रह यहाँ पर है। ठीक है, ये मैं कहूँगा यहाँ पर ME पृथ्वी है और ये इतनी दूरी पर है। हमें तो दूरी भी दे दी, हमें तो दूरी भी दे दी। कितना है? 8247 लाख किलोमीटर। और ये जो इसका व्यास का कोणीय माप जो मुझे दिया गया है, ये दिया गया है 35 पॉइंट, कितना है? 35.72 आर्क सेकेंड। हमें ये व्यास चाहिए। मुझे तो ये बृहस्पति का व्यास D पूछ रहा है। क्लियर? तो मैंने ये पढ़ाया है आपको कि चूंकि थीटा बराबर होता है D/S, तो D बराबर हो गया S इंटू थीटा। ये तो श्योर हो गए, ये तो श्योर हो गए। अब S बराबर कितना है मेरे पास? S बराबर है 8247 लाख, 8247 लाख 10 की घात 5 10 की घात 3 किलोमीटर हो गया मीटर। तो S बराबर आ गया 82 47 10 की घात 8 मीटर। थीटा बराबर कितना है? थीटा बराबर 35.72 आर्क सेकंड है। 35.72 मैं कहूँगा ये है। थीटा बराबर है मेरे पास 35.72 आर्क सेकंड। ये वैल्यू हमें दी है। अब इसको रेडियन में भी तो बदलना पड़ेगा। कैसे लाऊंगा? 35.72 और कितना होता है वैल्यू याद करो। एक आर्क सेकंड 4.85, 4.85 10 की घात -12 किस में चला गया ये आंसर? रेडियन में। किस में चला गया ये आंसर? ये चला गया मेरे पास रेडियन में। तो मैं यहाँ पर कहूँगा, 10 की पावर -12 थोड़ी है, -6 है, माइनस का 6 है। कितना आ रहा है ये थीटा? अगर मैं थीटा रेडियन में मापूं तो आ रहा है 1.73 10 की पावर -4 रेडियन। बस चूंकि D बराबर क्या है? S इंटू थीटा, और S बराबर मैंने पीछे बता ही दिया, D बराबर S इंटू थीटा। S है 8247, S है मेरे पास 8247 10 की पावर 8। कितने चलिए ये है 10 की पावर 8 और ये आया है मेरे पास 1.73 10 की पावर -4। क्लियर है? तो D जो आ रहा है फाइनल, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास आ रहा है यस 1.43 10 की घात, देख लो ये 1.43 10 की घात 8 मीटर। क्या ये समझ आया क्वेश्चन? कितना शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है। और इसी क्वेश्चन के साथ हमारे पाठ्य पुस्तक प्रश्न के संपूर्ण क्वेश्चन समाप्त होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा ये सारे क्वेश्चन, एक एक उदाहरण, एक एक प्रश्न करवाया है मित्रों। अभी भी अगर आपको न्यूमेरिकल से भय लगता है तो मुझे लगता है आप भय से भयभीत नहीं हो, आप किसी और से भयभीत हो।
अब तो न्यूमेरिकल से आपको डर बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए, उस डर को धुआं धुआं कर देना है, उस डर को हरा देना है कि ए डर अब तू चला जा। तो ये डर तभी दिमाग से भगेगा जब आप एक रफ कॉपी लाओगे और इस पूरे चैप्टर के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को बार बार आप प्रयास करोगे। जब तक आप कोशिश अपनी बरकरार नहीं रखोगे मित्रों, तब तक ये क्वेश्चन नहीं होने वाले। तो वादा करो इन सभी प्रश्नों को आप फिर से करेंगे, दोबारा रफ कॉपी में एक एक प्रश्न को फिर से करो। हालांकि सभा का समापन नहीं हुआ है, मैं अभी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न और करवाऊंगा पर अगली कड़ी में। तब तक के लिए आपसे विदा लूंगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।